हेलो गाइस, मैं मनीष आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब सीटेट 2020 परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मनोविज्ञान। ठीक, इसमें हम जानेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान के का विकास कैसे कैसे किन चरणों में हुआ, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं, ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में आज हम लोग सब डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है। अरस्तू को माना जाता है। अरस्तू ने ही मनोविज्ञान से संबंधित ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया था। शुरू में क्या होता था कि शुरू में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही एक अंग माना जाता था। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक पार्ट होता था, मतलब मनोविज्ञान एक अलग से शाखा नहीं होती थी। इसे जो है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था। दर्शन शास्त्र में क्या होता है कि किसी भी वस्तु को देखकर या उसका अवलोकन करके ज्ञान को अर्जित किया जाता है। अब देखकर या अवलोकन करके ज्ञान अर्जित करने का मतलब होता है कि हम कहीं किसी चीज़ को देखते हैं, किसी भी नई चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ हमारे मन में सोच उत्पन्न होने लगती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता था। आगे हम सब देखते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो मनोविज्ञान का अर्थ भी दर्शन शास्त्र की तरह होता है, परंतु ये कुछ थोड़ा अलग होता है। हम किसी भी विषय वस्तु को देखते हैं, फर्स्ट चीज़। उसके बाद हमारे मन में क्या आते हैं, कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरी चीज़, किसी विषय वस्तु को देखा, देखने के बाद उनका विचार उत्पन्न हुआ और उन्हीं विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, तीसरी चीज़, करना क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। एकदम आसान सा अर्थ है मनोविज्ञान का, मतलब कि किसी भी विषय वस्तु को देखना, पहला चीज़। दूसरी बात, उसको देखने के बाद जो भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं विचारों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन जब हम करते हैं, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कब कब कहाँ कहाँ पहली बार हुआ। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे रुडोल्फ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। इसी पुस्तक में उन्होंने पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। 1590 ईस्वी में इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। जो मनोविज्ञान शब्द है, जो हिंदी भाषा का शब्द मनोविज्ञान है, यह अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक, और साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से मानी जाती है। अब हम देखते हैं जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम साइकोलॉजी शब्द को तोड़ते हैं, मीन्स दो भागों में तोड़ते हैं। तो पहला भाग इसका बन के आता है साइकी, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आत्मा। दूसरा भाग बन के आता है लोकस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। दो भागों में फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, आत्मा, सेकंड का मतलब क्या हुआ, अध्ययन या विज्ञान। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान ही क्या कहलाता है, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है। के बाद हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो मनोविज्ञान को 2000 से भी अधिक वर्षों तक आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना गया, परंतु समय जैसे जैसे समय बदलता गया मनोविज्ञान का भी विकास होते गया। इसका विकास चरणों में हुआ, अलग अलग शताब्दियों में मनोविज्ञान का विकास होता गया। आइए हम उन्हीं सारी चीज़ों को नीचे देखते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जाना था 16वीं सदी तक, मतलब प्रारंभ से 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता था, आत्मा का विज्ञान। उसके बाद मनोविज्ञान को 17वीं सदी तक में 16 से लेकर 17वीं सदी तक मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा। उसके बाद मनोविज्ञान को 17वीं से लेकर 18 और 19वीं सदी तक किसका, चेतना का विज्ञान माना गया। आगे देखते हैं तो मनोविज्ञान को वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। नीचे एक डायग्राम में उससे हम इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले जो था मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था और आत्मा का विज्ञान इसे 16वीं सदी तक माना गया शुरुआत से। अब देखिए आत्मा के विज्ञान में क्या होता था कि मानव के आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाता था, परंतु क्या किसी भी व्यक्ति को आत्मा के बारे में कोई निश्चित जानकारी है, कोई निश्चित स्वरूप है, क्या आत्मा के बारे में कोई निश्चित अवधारणा है, ऐसा नहीं है। इसी वजह से
आत्मा का विज्ञान वर्तमान विषय नहीं माना, इस अवधारणा को गलत कर दिया गया। वैसे देख लेते हैं कि आत्मा के विज्ञान के समर्थन में कौन कौन थे। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते, रेविनी जैसे जितने भी दर्शन शास्त्री हुआ करते थे, ये मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान माना करते थे। दूसरे नंबर पे इसका विकास क्रम पहुंचता है मन मस्तिष्क के विज्ञान पर। इसके बाद 16वीं से 17वीं सदी तक मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा। इसके अंतर्गत मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता था। जो मानव का मस्तिष्क या मानव का मन होता था उसका अध्ययन किया जाता था। परंतु यहाँ एक सोचने वाली बात ये आ जाती है कि मानव के मस्तिष्क में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, दिन भर में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं जिनका अध्ययन करना असंभव सा होता है। पर मनोविज्ञान का अर्थ ही होता है किसी भी विचार का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना। तो ये अवधारणा भी क्या हुई, गलत हुई। इसके समर्थन में हॉब्स, लॉक, पंपोलॉजी, कांट और पेस्टोलॉजी जैसे दर्शन शास्त्री हुआ करते थे। ठीक, आगे हम देखते हैं उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान समझा जाने लगा। चेतना के विज्ञान में क्या होता था कि मनुष्य की चेतना का अध्ययन क्या है। चेतना क्या होता है, जैसे हम कोई गलती करते हैं तो गलती करने के बाद जब हमें पता चलता है कि हमने कोई गलती की तो हम तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। इसी को हम चेतना की अवस्था कहते हैं। वह अवस्था जिसमें हम गलतियों को देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, उसको हम चेतना कहते हैं। परंतु क्या मनुष्य हमेशा चेतन अवस्था में होता है? नहीं, मनुष्य अपने जीवन का 90% समय अचेतन अवस्था में बिताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 10% भाग का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी वजह से यह अवधारणा भी गलत हो गई। चेतना के विज्ञान के समर्थक वुंट, जेम्स, चैडविक, वाइवस जैसे मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। उसके बाद हम देखते हैं वर्तमान समय में चेतना के विज्ञान के बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। अब मानव व्यवहार का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। अब मानव व्यवहार मीन्स हम मानव के व्यवहार को आसानी से देख सकते हैं, उसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकित कर सकते हैं। इस वजह से वर्तमान में यह अवधारणा जो है सर्वमान्य है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं एक मनोवैज्ञानिक का जिनका नाम है विलियम वुंट। वुंट ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का स्थापना 1817 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का स्थापना किया गया था। और वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कॉर्नवेल्स विश्वविद्यालय रख दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर 3 चीज़ ध्यान देनी, 2 चीज़ें ये हो गई। इसके अलावा मनोविज्ञान जो अब तक दर्शन शास्त्र का ही भाग माना जाता था, इसे दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया और इस अलग करने का श्रेय भी वुंट महोदय को ही जाता है। चूँकि वुंट महोदय ने प्रयोगात्मक एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, इसी वजह से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट जाने जाते हैं। और व्यवहारवाद के जनक को वाटसन माने जाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ देख चुके हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1879 में। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। जर्मनी के किस शहर में? तो शहर का नाम था लिप्जिंग शहर में। ठीक, और लिप्जिंग शहर के एक विश्वविद्यालय में जिसका नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे और व्यवहारवाद के जनक कौन थे। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वुंट थे और व्यवहारवाद के जनक वाटसन थे। अब हम यहाँ मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे जो कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक समय पर दिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किनर के परिभाषा को। स्किनर की 2 परिभाषाएं हमारे पास है। सबसे पहली परिभाषा ये है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। मतलब बेसिक जो भी मानव अपना बिहेव करता है, मानव के बिहेव का बेसिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है।
और सेकंड परिभाषा पहले से ही मिलती जुलती है कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और उसके अनुभव का विज्ञान है। मतलब मानव के बिहेवियर और उसके एक्सपीरियंस, जो भी जीवन में वो व्यवहार करता है, जो भी उसके अनुभव है, उसका ही विज्ञान क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। उसके अलावा वुडवर्थ, इनकी परिभाषा जो महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा छोड़ी। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा छोड़ी, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर अपनी चेतना का त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपनाया। जो वुडवर्थ महोदय हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा में पूरे मनोविज्ञान के विकास क्रम को दर्शा दिया। आप जानते हैं कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा छोड़ी थी, उसके बाद उसका मन मस्तिष्क का अवधारणा गलत हुआ, फिर चेतना। वर्तमान मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो वुडवर्थ की परिभाषा जो पूरे मनोविज्ञान के विकास क्रम को आसानी से दर्शा सकती है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक होते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मतलब जो भी मानव व्यवहार करता है तथा मानव के द्वारा बनाए गए संबंध, उनके व्यवहारों के द्वारा, उसी का अध्ययन करना किसका कार्य होता है, उसका अध्ययन करना मनोविज्ञान का कार्य होता है। क्रो एंड क्रो ने ही 20वीं सदी को बालकों की सदी बताया था। मतलब इनके कहने के मतलब जो 20वीं सदी है वो पूरी की पूरी तरह से बालकों द्वारा ही बनी जाएगी तथा उनके लिए ही बनाई जाएगी। एक अंतिम परिभाषा आती है बोरिंग महोदय के अनुसार कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। मानव का जो भी नेचर होता है उसी का विज्ञान किसे, मनोविज्ञान को कहा जाता है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि मनोविज्ञान की कुछ प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की कुछ प्रकृति हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक होने का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि यह एक विज्ञान है, इसकी एक प्रयोगशाला है, तो मनोविज्ञान का नेचर कैसा हो गया, वैज्ञानिक में साइंटिफिक नेचर हो गया इसका। उसके बाद मनोविज्ञान के जो भी नियम बनते हैं, जो भी रूल्स बनते हैं तथा जो भी उसकी थ्योरीज बनती है, वो सार्वभौमिक होते हैं। मीन्स संसार, इस ब्रह्मांड के हर क्षेत्र में वह नियम और वह सिद्धांत क्या होंगे, लागू होंगे। उसके बाद मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। मतलब इसमें हमेशा पॉजिटिव बातें की जाती है, नकारात्मक चीज़ों को इससे हटाया जाता है। अब मनोविज्ञान में मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। हम जिस भी मानव को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसके व्यवहार के, उसके बिहेवियर से ही उसके फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ भविष्यवाणी जरूर कर सकते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान में सभी प्रकार के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कुछ भी हम समझ सकते हैं ज्ञानात्मक में उसका पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें। भावात्मक में उसका खेलना, उसका भाव कैसा प्रकट करता है। संवेगों मीन्स वो कब डरता है, कब रोता है, कब उत्तेजित होता है। क्रियात्मक मीन्स वो कौन सा कार्य करता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत आसानी से करते हैं। इसके बाद यहाँ कुछ अन्य तथ्य हैं जिन्हें याद करना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली चीज़ की मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये है विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, तो इनका नाम है देकार्ते। और प्रथम मौलिक व्यवहारवादी वैज्ञानिक स्किनर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड, इन्होंने ही एक प्रयोगशाला की भी स्थापना की थी। व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। शुरू के 2 क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा कि जब केवल मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या होगा, हमेशा अरस्तु होगा। परंतु यदि प्रश्न ये हो कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, मीन्स मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर किसे माना जाता है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर जो है मिस्टर जेम्स, विलियम जेम्स को ही माना जाता है। इसके अलावा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये है विलियम वुंड। और व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो ये है वाटसन। ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।